बूम और अगली औद्योगिक क्रांति। पैसे के इर्द गिर्द घूमती है दुनिया। पैसा आश्चर्यजनक रूप से हमारे फर्टिलिटी डिसीजंस में एक बड़ी भूमिका निभाता है। साल 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये पता लगाने के लिए एक सर्वे शुरू किया था। इस सर्वे में ये पता लगाया गया था कि अमेरिकियों के कम बच्चे क्यों हैं या एक भी बच्चा क्यों नहीं है। इस सर्वे में ये पाया गया था कि पहले के 5 कारणों में से 4 का संबंध पैसों से था। एक 29 साल के शादीशुदा नौजवान डेविड कार्लसन, जिसकी खुद की पत्नी भी काम करती है, उसने बताया कि जिंदगी जीने की लागत के रेशियो में मजदूरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। इसके ऊपर से स्टूडेंट लोन के साथ यदि आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉर्पोरेट नौकरी कर रहे हैं और दोहरी इनकम रखते हैं, तो भी वो फाइनेंशियल लेवल हासिल करना असल में बहुत कठिन है। साल 1960 के दशक में शिकागो विश्वविद्यालय के इकोनॉमिस्ट गैरी बेकर ने लोगों के साथ फर्टिलिटी डिसीजंस के बारे में सोचने का एक गाइड के जरिए तरीका शेयर किया था। इसके अनुसार माता पिता बच्चों की मात्रा और क्वालिटी के बीच वैसा हिसाब लगाते हैं जैसा वो चाहते हैं। मानव व्यवहार के बारे में बेकर की इस इंसाइट ने उन्हें इकोनॉमिक विज्ञान में साल 1992 का नोबेल मेमोरियल अवार्ड भी दिलाया। हालांकि उन्होंने फर्टिलिटी रेशियो जैसे मुश्किल टॉपिक्स पर अपने बताए तरीकों से कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज की भूमिका को कई बार नजरअंदाज भी किया, मगर उन्होंने एक महत्वपूर्ण सोशल ट्रेंड पर अपनी नजर भी रखी। जैसा कि मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजिस्ट फिलिप कोहेन बताते हैं, हम अगर बच्चे में अधिक निवेश करना चाहते हैं जिससे उन्हें तेजी से असमान वातावरण में एक दूसरे से कंपटीशन करने के सबसे बढ़िया अवसर मिल सके, इस नजरिए से देखा जाए तो बच्चे करंट वैल्यूज और रेट ऑफ रिटर्न के साथ आने वाली इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये समझने के लिए कि माता पिता अपने बच्चों की संख्या के बारे में निर्णय कैसे लेते हैं, आपको ये पता लगाना जरूरी है कि वो अपने हर एक बच्चे पर कितना खर्च करते हैं। साल 2015 में फेडरल गवर्नमेंट ने इस संख्या का हिसाब लगाया कि एक औसत अमेरिकी परिवार 17 वर्ष की उम्र तक एक बच्चे को पालने के लिए एक चौंका देने वाली रकम खर्च करता है। अगर इसमें कॉलेज की फीस को भी शामिल कर लिया जाए तो ये राशि बहुत आसानी से दोगुनी हो जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक औसत अमेरिकी परिवार अपने हर बच्चे पर $500,000 से भी अधिक खर्च करता है। क्या सरकार के बड़े भाई फर्टिलिटी डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं? कुछ साल पहले सिंगापुर की सरकार ने इस सवाल की जांच करने की कोशिश की थी। वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर एक छोटे लेकिन समृद्ध आइलैंड को देश में जोड़ें, जहां 3/4 पॉपुलेशन चीनी है, तो वो 5C यानी कैश, कार, क्रेडिट कार्ड, कॉन्डोमिनियम और कंट्री क्लब के हिसाब से बच्चे पैदा करेगी। वहां के अधिकारियों ने बिना बच्चों वाले शादीशुदा जोड़ों के एक सैंपल को ये वजह देते हुए एक लेटर लिखा कि देश की बढ़ती इकोनॉमी के विकास को बनाए रखने के लिए युवा पॉपुलेशन का होना बेहद जरूरी है। सरकार के दिए गए इस संदेश में एक अजीब सा प्रस्ताव शामिल था। इसमें प्रस्ताव में बाली में एक फ्री वेकेशन की बात कही गई थी, जिसे पायलट कार्यक्रम का नाम दिया गया। इसके बारे में सरकार ने ये सोचा था कि इससे सभी कपल्स को मूड में आने में मदद मिलेगी। वहीं खूबसूरत समुद्र के तट पर कुछ समय बिताने का मौका पाने के लिए कई शादीशुदा कपल्स उत्साहित होकर उस मौके का फायदा उठाने के लिए कूद पड़े। उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और मौके का फायदा उठाने के लिए निकल पड़े, मगर इसके बावजूद बच्चों का जन्म नहीं हुआ। अगर बच्चों का जन्म हुआ भी तो वो सरकारी ऑफिसर्स को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं था। 9 महीने के बाद इस पायलट कार्यक्रम को भी बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी अपनी कठोर 1 चाइल्ड स्कीम के साथ पॉपुलेशन ट्रेंड्स को बदलने की बहुत कोशिश की। साल 1970 के दशक के बाद में एक पिछड़ी और असंगठित साधारण इकोनॉमी का सामना करते हुए विजनरी डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में चीनी रिफॉर्मर्स ने ये परिणाम निकाला कि चीन की तेज पॉपुलेशन ग्रोथ केवल लगातार गरीबी का ही नेतृत्व कर सकती है। वहीं उन्होंने चीन के इतिहास का बहुत ध्यान से रिसर्च भी किया था। चीन की 1 चाइल्ड स्कीम से किन को हुआ फायदा? इन दिनों न्यूज बिजनेस में लॉस, चोरी करने के तरीके और उन चीनी जासूसों के बारे में कहानियों से भरे हुए हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के रूप में जाने जाते हैं। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि चीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। आने वाले समय में ग्लोबल जायंट्स हमें बदमाशी से आगे निकलने की राह पर ही ले जाएंगे। कुछ पॉलिटिशियंस और पत्रकारों का ये मानना है कि चीन की 1 चाइल्ड स्कीम ने अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए एक भयानक अनएक्सपेक्टेड इवेंट का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं चीन की 1 चाइल्ड स्कीम ने महिलाओं की तुलना में लगभग 20% अधिक युवा पुरुषों में जेंडर इम्बैलेंस पैदा किया, जो लड़कों के लिए कल्चरल प्रेफरेंसेस से प्रेरित था। चीन के जेंडर इम्बैलेंस ने भी एक नई डिजिटल इकोनॉमी में हो रहे खर्च को प्रभावित किया है। जेंडर इम्बैलेंस या असमानता को यहाँ आसानी से समझाया गया है। चीन के पुरुषों के लिए अब एक लॉन्ग टर्म लाइफ साथी खोजना अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि जेंडर इम्बैलेंस ने कुछ हद तक राष्ट्रीय संकट भी पैदा कर दिया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है
कि चीनी महिलाएं भी अधिक चुनने वाली बन गई हैं। हैरानी की बात यह है कि अन्य देशों में ये जेंडर इम्बैलेंस एक अलग दिशा में जाता दिखाई देता है। रूस में युवा पुरुषों की कमी है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग समय से पहले ही मर जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पुरुष बहुत ज्यादा शराब पीने से मरते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैरोलीन हम्फ्रे के अनुसार साइबेरिया की महिलाओं ने तेजी से ये माना है कि आधा अच्छा आदमी किसी भी आदमी के होने से ज्यादा बेहतर होता है। इस बात से तो यही कहा जा सकता है कि चीन और रूस के लिए एक दूसरे के साथ बिजनेस करना ही एक आइडियल सॉल्यूशन होगा, ये देखते हुए कि चीन में ज्यादातर पुरुष और रूस में ज्यादातर महिलाएं हैं। द न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक, अफ्रीकन बेबी बूम। विश्व की पॉपुलेशन यूरोप, अमेरिका और पूर्वी एशिया में खुद को बदलने की कोशिश भी नहीं कर रही, बल्कि वो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में बढ़ रहे हैं। हालांकि पॉपुलेशन पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। वहीं अफ्रीका की पॉपुलेशन में वृद्धि कुछ मुश्किल समस्याएं भी पैदा करती है। ये कॉन्टिनेंट धार्मिक और जातीय संघर्ष की दुनिया के कुछ सबसे कठिन हॉटस्पॉट का घर माना जाता है। कोल्ड वॉर के कारण कई दशकों तक रुक रुक कर चल रही सिविल वॉर ने उस कॉन्टिनेंट के बुनियादी ढांचे पर बहुत कहर बरपाया था। विशेष रूप से सरकारी संरचनाओं से लेकर न्यायपालिका और नागरिक समाज तक ही राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कभी तो वो देश डेवलप्ड ही नहीं हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप असफल राज्यों में सबसे बड़ी स्थिरता आई। इस प्रकार अफ्रीका जोखिम मुक्त तो नहीं है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के चलते वहां का संभावित रिटर्न बहुत बड़ा है। अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण अफ्रीका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे बेहतर हो या खराब। इसकी किस्मत विश्व स्तर पर अब मायने रखेगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अफ्रीका जल्द ही पूरी दुनिया के अच्छे के लिए गतिशीलता का एक लिविंग सोर्स बन जाएगा। अफ्रीका की पॉपुलेशन को एक बड़े अवसर के रूप में खिलाना। अधिकांश लोगों का ये मानना है कि व्यापार के सबसे बड़े अवसर सर्विस एरिया में हैं और तकनीकी प्लेटफॉर्म या ऐप की मदद से इसका पीछा किया जा सकता है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में पैदा हुए अफ्रीका के बच्चों का भविष्य इसके एग्रीकल्चरल सेक्टर के परिवर्तन पर टिका है। अफ्रीका एक डुअल फार्मिंग और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का गवाह बनने वाला है, जैसा सदियों पहले यूरोप, अमेरिका और पूर्वी एशिया में हुआ था। भविष्य की तरह अफ्रीका का मार्ग कई मामूली सबसिस्टेंस फार्मर्स को एक्सपीरियंस एग्रोनॉमिस्ट में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अफ्रीकी पॉपुलेशन में आने वाले उछाल को अवसर में बदलने के एक सरल तरीके में कसावा नाम के एक पौधे को उगाना, उसकी कटाई और उसको प्रोसेस करना शामिल है। कसावा प्रोडक्शन को कई बड़ी संभावनाओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता और टूल्स दोनों की जरूरत होती है। फॉरेनर्स नौकरियों की चोरी नहीं करते, वो रोजगार पैदा करते हैं। गूगल, इंटेल, ईबे, फेसबुक, लिंक्डइन और टेस्ला में दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं। पहली ये कि उन्होंने अमेरिकी इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल दिया है, और दूसरी ये कि इन सभी को अमेरिका के बाहर के लोगों द्वारा एस्टेब्लिश्ड और को-फाउंडेड किया गया था। वहीं अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी उनके बिना एक जैसी नहीं होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सभी उच्च तकनीक से जुड़ी इंडस्ट्रियों का लगभग 23% इसी प्रकार देश के बाहर से आने वाले लोगों द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी जैसे कुछ राज्यों के आंकड़े काफी ज्यादा हैं। फॉरेनर्स एक देश की इकोनॉमी के लिए एक वरदान की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर बनने के काफी अधिक इच्छुक होते हैं। उदाहरण के लिए नेशनल अकादमियों की एक बड़ी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि किसी भी देश में फॉरेन नागरिकों की तुलना ज्यादा आधुनिक है, जैसा कि पेटेंट द्वारा मापा जाता है। लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन ने वॉशिंगटन पोस्ट में छपे अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि इमिग्रेशन शुद्ध बिजनेस है। बिजनेस के अलावा अमेरिकी हेल्थ केयर सेक्टर में भी देश से बाहर के लोगों के योगदान पर विचार करें। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के साल 2016 की एक रिसर्च के अनुसार फॉरेनर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुल पॉपुलेशन का लगभग 13% हिस्सा है, जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें 28% चिकित्सक और सर्जन भी हैं। इसके साथ ही आधे से अधिक मेडिकल साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। लेखक के अनुसार साल 2030 तक अमेरिका की इकोनॉमी आज की तुलना में माइग्रेशन की क्रिएटिव मोबिलिटी से और भी अधिक संचालित होगी, जब तक कि उसमें रुकावट डालने वालों के पास अपना कोई और दूसरा रास्ता ना हो। लेखक मॉरो गिलन ने अपनी किताब 2030 में भविष्य में आने वाली चुनौतियों और उनसे जुड़े सुझावों से जुड़े कई रोचक फैक्ट्स दिए हैं, जिनके बारे में हम आपको इस किताब पर चर्चा के अगले एपिसोड में बताएंगे।